वेलकम वंस अगेन व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद खुशी में। आज से हम ज्योग्राफी की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम वन बाय वन ज्योग्राफी को देखेंगे और समझेंगे। और इस श्रृंखला में सबसे पहले हम भारत के भूगोल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल को समझेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो है भारत की अवस्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है और जो भारत है हमारा वो विश्व में कहाँ पे स्थित है। हमारी पृथ्वी की एक इमेज है, तो आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो आप पाएंगे इसमें दो पार्ट में डिवाइड है हमारी पृथ्वी। पहला क्या है, स्थल भाग, और दूसरा जल वाला भाग। तो जो स्थल वाला हिस्सा उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, और जल वाले भाग को महासागर। तो जो हमारी पृथ्वी है उसमें टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये, फिर साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पे आबादी भी बहुत कम है। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जितने भी दुनिया में मीठे पानी के भंडार हैं उनका लगभग 70% जो हिस्सा है वो बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिका में जमा हुआ है। अंटार्कटिका में जमा हुआ बर्फ़ अगर पिघल गया तो वैश्विक समुद्र का जो स्तर है ना वो लगभग बढ़ जाएगा, और जो महाद्वीप है वो उनमें बाढ़ आ जाएगा, वो पानी से डूब जाएंगे। ये तो हो गए कॉन्टिनेंट, स्थल वाले भाग जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। हमने देखा कि 7 कॉन्टिनेंट है। अब बात करते हैं जल वाले भाग को जिसे हम महासागर कहते हैं। तो टोटल हमने 5 ओशियन में विश्व के जल को डिवाइड किया है। टोटल हैं 5 ओशियन। तो कौन कौन से? प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो टोटल हो गए 5 महासागर और 7 महाद्वीप। तो अब बात उठता है कि जो हमारा भारत है वो विश्व में है कहाँ। तो किसी भी स्थान का जो स्थिति है वो ज्ञात करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। चलिए मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाती हूँ, क्योंकि अपने एकेडमिक पढ़ाई के दौरान ग्राफ क्या होता है ये आपने देखा और अच्छी तरह से समझा भी है। तो इस ग्राफ में ए बी सी डी का लोकेशन, उनकी स्थिति बताया गया है। तो हम देखते हैं कि ग्राफ में हम 2 लाइन का यूज़ करते हैं। पहला क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। जितनी भी ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स, और जितनी भी ये वर्टिकल्स लाइन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वाई, है ना, इन्हें बोलते हैं वाई। कोई आपसे पूछे कि ए की स्थिति क्या है तो आप पहले एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे देखते हो। तो यहाँ पे ए जो है 1 वाले पे है, तो पहले 1। फिर आप वर्टिकल्स लाइन देखते हो तो वो भी 1 ही है। तो चलिए 1 1 था। अब दूसरा लेते हैं बी की स्थिति जब देखते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन में बी देखिए तो 0 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है, और वर्टिकल्स लाइन में देखिए तो तीसरा। तो इसकी स्थिति हो जाएगी 5 3। सी और डी का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये ए बी सी डी का लोकेशन आपको निकालना बताना नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि इस ग्राफ को लेने का कि किसी भी स्थान का या विश्व में, पूरे हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, तो किसी भी स्थान का, किसी भी देश का जो स्थिति है वो कैसे हम निर्धारण करते हैं तो वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो वहाँ भी हम 2 रेखाओं का यूज करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, इसमें हमारा भारत कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ पे हमारा भारत है। तो भारत की स्थिति हम कैसे निकालेंगे, तो ठीक उसी तरह भारत ही नहीं, मैंने आपको बताया पूरी पृथ्वी पे किसी भी स्थान का स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे हम, हॉरिजेंटल लाइन से और वर्टिकल्स लाइन से। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ना उन्हें ही हम अक्षांश कहते हैं, और वर्टिकल्स लाइन को देशांतर कहते हैं। और जो ये लाइन्स हैं वर्टिकल्स और जो ये हॉरिजेंटल, जिन्हें हम हॉरिजेंटल वाले को अक्षांश और वर्टिकल्स वाले को देशांतर बोल रहे हैं, ये पृथ्वी पे ऐसी कोई लाइन नहीं है दोस्तों। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने पृथ्वी पे अपने मन से खींचा है, पृथ्वी के मानचित्र पे अपने मन से खींचा है, ताकि आसानी से हम किसी भी स्थान का स्थिति ज्ञात कर सकें। देखिए ये है हमारी पृथ्वी,
पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो हमारी पृथ्वी को दो भाग पे यानी दो बराबर भाग में बांट दे। इसे हम भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, यही भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन था। हमने पृथ्वी के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और अपनी पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ना, नॉर्थ वाला, इसे बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और जो साउथ वाला भाग है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसे कितने लाइन्स होंगे ऊपर? तो ऐसे ऊपर हमने यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक इस विषुवत रेखा के, इस भूमध्य रेखा के ऊपर 90 लाइन्स और इस विषुवत रेखा के नीचे 90 लाइन्स हमने 90 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमने खींचा। तो टोटल कितने हो गए? 90 90 और एक बीच वाला, टोटल 181। तो देखिए जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन नहीं होगा, वो पॉइंट होगा। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला कि ये 181 लाइन नहीं, टोटल 179 रेखाएं और 2 पॉइंट होते हैं। ये लाइन और 2 पॉइंट होते हैं। और ये जो रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये समानांतर होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। और लेकिन हाँ, पैरेलल तो है लेकिन आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ खींचिएगा फिर ऐसे, तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है, इसकी लेंथ कम होती जा रही है। लेकिन हाँ, ये लाइन एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो जिस तरह हमने अक्षांश में देखा कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी के बीचों बीच खींचा, ठीक उसी तरह देशांतर में हम पृथ्वी के बीचों बीच, कहाँ पे? ए नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ से, और ये जो साउथ पोल है, ठीक है, उनको मिलाते हुए एक बीचों बीच एक रेखा खींचती है। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा पृथ्वी दो भाग में बट गया। तो जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ईस्ट वाले को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट वाले को पश्चिमी गोलार्ध। तो ऐसे ऐसे कितनी रेखाएं होंगी? तो 360 रेखाएं हैं। ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो ना, ये टोटल 360 है। और देखिए देशांतर कुछ नहीं, ये वर्टिकल लाइन को ही हम देशांतर बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें हम अक्षांश बोलते हैं। ये आपस में देखिए बराबर होते हैं, लेकिन हाँ ये पैरेलल नहीं होते हैं। और हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, यानी कि अक्षांश और देशांतर को हम अंशों में डिग्री में दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला 360 लाइन खींचेंगे तो 360 डिग्री। टोटल कितने लाइन्स हो जाएंगे? 360 लाइन्स हो जाएंगे। तो जब 1 डिग्री, यानी कि मान लेते हैं ये वाला जो होगा, ये वाला लाइन, इसे अगर 0 डिग्री माने हम और ये वाले को 1 डिग्री माने, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट का। यानी कि 1 डिग्री आगे बढ़ने में हमें 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक उसी तरह लैटिट्यूड, अक्षांश में अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये वाला जो है हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, और ये वाला एक और रेखा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि अक्षांश में 1 डिग्री जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम 111 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पाया? जो हमारे अक्षांश और देशांतर हैं उनसे हम स्थान का स्थिति और उसका समय आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत ही डीप में जाकर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और पूरी पृथ्वी पे किसी भी स्थान का स्थिति निर्धारण करने के लिए हम अक्षांश रेखा और समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी तरह भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी निर्धारण हम अक्षांश रेखाओं से करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये रहा हमारी पृथ्वी। तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इक्वेटर या विषुवत रेखा, और इसे हम अंशों में दिखाते हैं। तो ये 0 डिग्री वाला क्या कहलाता है? विषुवत रेखा। तो मैंने आपको बताया था ठीक इसके ऊपर ऐसे 90 हैं और इसके नीचे भी 90 हैं। तो मान लीजिए एक ऐसे ऊपर एक रेखा खींचते हैं उत्तरी गोलार्ध में, वो 1 डिग्री, फिर ऐसे खींचेंगे तो 2 डिग्री,
फिर ऐसे खींचेंगे तो ऐसे 90 रेखाएं होंगी। 1 2 3 4 करते हुए 90 तक हम जाएंगे। और 90 वाला जो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में 90 वाला, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ होगा वो लाइन नहीं रहता, वो एक पॉइंट रहता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारी भारत है वो किस लैटिट्यूड पे, किस अक्षांश के बीच में आती है। तो ये देखिए यहाँ इसका दक्षिणी, सबसे दक्षिणी वाला भाग ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये उत्तरी वाला भाग देखिए आप, 37 डिग्री 6 मिनट। तो जो हमारा भारत है ना वो 8 डिग्री से लेकर, अगर हम मिनट को छोड़ दें तो 37 डिग्री तक, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक के अक्षांश में हमारा भारत आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जैसे यहाँ ये लाइन खींचे, ये 8 डिग्री वाला हो, फिर एक और लाइन खींचे 9, फिर खींचे 10, फिर खींचे 11, ऐसे करते करते हम 37वां लाइन तक जाएंगे, ऐसे 37 डिग्री 6 मिनट वाला लाइन तक। तो उसके बीच में हमारा भारत आता है दोस्तों। मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ देशांतर क्या होता है, किन देशांतरों के बीच हमारी भारत आती है। तो चलिए मान लेते हैं ये रहा हमारा पृथ्वी। इसके ठीक बीचों बीच उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए 0 डिग्री पे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसे हम ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच जगह से होके गुजरती है। तो हमारा भारत कहाँ है, तो हमारा भारत जो है ये यहाँ पे है, इस ग्रीनविच रेखा के पूरब में। ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो पूरब में। और ये अक्षांश रेखा के, ये 0 डिग्री वाले अक्षांश रेखा के उत्तर में, यानी कि हमारा भारत कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। तो वैसी ऐसी टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए ऐसे ये जहाँ 0 डिग्री, 1 2 3 ऐसे खींचते जाएंगे हम, बहुत सारी रेखाएं खींचते जाएंगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं 68 डिग्री भी आएगा और कहीं ना कहीं 97 डिग्री भी आएगा ना। तो यहाँ देखिए ये गुजरात के पास सबसे पश्चिम में ये 68 डिग्री 7 मिनट, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश के पास 97 डिग्री 25 मिनट। ये 68 से लेके 97 डिग्री तक, अगर मिनट को छोड़ दें तो लगभग ये 68 से लेके 97 डिग्री तक जितने देशांतर खींचे जाएंगे उनके बीच ही हमारा भारत होगा। कहने का तात्पर्य यही है। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यहाँ पे है, ये हमारा भारत है उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। तो जब भी अक्षांश हम लिखेंगे उसे उत्तरी अक्षांश के रूप में लिखेंगे और देशांतर को पूर्वी देशांतर के रूप में। क्योंकि मान लेते हैं ये अगर वर्टिकल लाइन को देखिए, ये 0 डिग्री, तो ठीक इसके पूरब में हमारा भारत है तो पूर्वी देशांतर, और ये 0 डिग्री वाला ये विषुवत रेखा, इसके उत्तर में हमारा भारत है तो उत्तरी अक्षांश। चलिए अब हम देखते हैं भारत की उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है। तो हमने देखा जो हमारा भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच आता है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश कहाँ है और 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश कहाँ है, ये समझते हैं। तो भारत के सबसे उत्तर में ये लद्दाख वाले एरिया के पास एक जगह है इंदिरा कौल, लद्दाख में एक जगह है इंदिरा कौल, जहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट वाले अक्षांश होके गुजरती है। और सबसे नीचे में दक्षिण की तरफ अगर आप देखें, तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, वहाँ से होके 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा गुजरती है। ये तो रहा दोस्तों स्थल भाग। अगर हम जलीय भाग को भी ले लें तो इधर जानते हैं हम अंडमान निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट्स वाला अक्षांश जो है वो होके गुजरता है। तो अगर जलीय भाग को भी लेके बात किया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट से होके गुजरती है इंदिरा पॉइंट में। अगर फिर बात किया जाए स्थलीय भाग का तो वो क्या होगा, कन्याकुमारी होगा, वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश गुजरती है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं देशांतर का, कि जो हमारा पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ है, वो किन देशांतरों के बीच है।
तो चलिए अब हम वो देखते हैं, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। तो जो हमारा भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। पूर्वी देशांतर किस लिए? क्योंकि जो हमारा भारत है वो पूरब की तरफ है, और उत्तरी अक्षांश इसलिए जो हमारा भारत है वो अक्षांश में देखें तो उत्तर की तरफ है, इसलिए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो अक्षांश है वो कहाँ है? तो वो गुजरात के, ये देखिए सबसे पश्चिमी भाग, ये गुजरात का ये वाला जो भाग है वहाँ पे देखिए तो एक जगह है गौर माता, जिसे कि गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ठीक यहीं से होकर हमारी पूर्वी देशांतर रेखा जो कि 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा है वो होके गुजरती है। ठीक है, क्लियर? तो भारत का हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया? गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं पूर्वी बिंदु वो कहाँ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जब भाग आप देखिएगा तो वहाँ पे एक जगह है कीबिथु, यहाँ पे एक जगह है कीबिथु, जहाँ से होकर 97 डिग्री 25 मिनट वाला अक्षांश देशांतर, ये देखिए यहाँ से। तो हमारा पूर्वी बिंदु क्या हो गया? कीबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल, जो कि लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। अगर जलीय भाग का बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। कितने पे? अक्षांश पे 6 डिग्री 45 मिनट। और जो हमारा स्थल वाला है 8 डिग्री 4 मिनट, वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होके गुजरता है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती, जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जो पहला हमने देखा कि जो हमारा भारत है वो किस अक्षांश में आता है? तो उत्तरी अक्षांश में आता है। तो हमेशा जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो कहाँ होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यूपो सहित अगर जलीय भाग को भी हम ले लें तो क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट ना होकर वो 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। से कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ है? हमेशा देखिए ये जो पृथ्वी था तो हमारा भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर में है। इस वर्टिकल लाइन के पूरब में हमारा भारत है, इधर है। तो इसलिए देशांतर को हमेशा हम पूर्वी देशांतर के रूप में दिखाएंगे। तो जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अभी हमने देखा जो इसका उत्तरतम सबसे उत्तरीय बिंदु है वो क्या है? तो इंदिरा कौल है, वो लद्दाख में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। अगर द्वीपों की बात करें, अगर स्थलीय सीमा की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें तो हमारा सबसे दक्षिण सीमा कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी बिंदु कहाँ हो जाएगा? तो वो कन्याकुमारी के तमिलनाडु में। और पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में। और जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के गुहार मोती या आप गौर माता बोल सकते हैं, वहाँ पे। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित आपको पता है भारत में 2 द्वीप हैं, पहला कौन सा? लक्षद्वीप, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उनके भी तटों को मिला लिया जाए तो क्या होगा? 7516.6 किलोमीटर। चलिए मैं इसे मैप से आपको समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भारत का मैप है। तो स्थलीय सीमा क्या है और तटीय सीमा क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो भारत की वो सीमा जो स्थल के साथ लगी हुई है, यहाँ से देखिए, जिसे मैं आउटलाइन कर रही हूँ रेड पेन से, ये वाली सीमा स्थल के साथ लगी हुई है, देखिए। ठीक है, तो इन सीमा की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये आपका बताया है 15,200 किलोमीटर। क्योंकि इसके लाइन के इधर क्या है? स्थल है, भूमि है। अब बात करते हैं तटीय सीमा। तो भारत की वैसी सीमा जो जल के साथ जुड़ी हुई हो। यहाँ देखिए मैं ब्लू लाइन से आउटलाइन कर रही हूँ, अब ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इधर क्या है? जल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है और नीचे में हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है? उसकी सीमा जल से लगी हुई है, तो हम कहते हैं तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो ये होगा आपका 6100 किलोमीटर।
अब बोलता है द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि हमारे पास दो द्वीप भी हैं, एक लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप। तो इनकी भी तो सीमा होंगी, तो इनकी सीमा को मिला के कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला तट का सीमा यहाँ से 6100 और ये नीचे वाला सब मिला के कितना हो जाएगा, तो ये 75 16.6 किलोमीटर। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जल वाली सीमा जो कि यहाँ गुजरात से ब्लू वाला भाग जो यहाँ देख रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल इधर देखिए ये, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सब मिला के तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। तो अभी क्लियर हुआ स्थलीय सीमा क्या होता है कि भारत का वो सीमा जो स्थल के साथ हो, और जलीय सीमा तटीय सीमा क्या होता है, भारत का वो सीमा जो कि तट के साथ या जल के साथ लगा हो। अब देखते हैं तटीय सीमा में सबसे ज़्यादा सीमा किसका है और सबसे कम किसका है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को लिया गया है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, तो इसका तटरेखा सबसे ज़्यादा है 1962 किलोमीटर, और सबसे कम किसका है, तो दमन और दीव का मात्र 10 किलोमीटर। लेकिन अगर राज्य की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है 1215 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में से पूछे तो अंडमान निकोबार और केवल राज्य का पूछे तो आप बोलेंगे गुजरात। कितना है, 1215 किलोमीटर। और ठीक इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दमन दीव का तो 10 है, लेकिन राज्य का बात करें तो गोवा का होता है वो 118। राज्य में गुजरात का सबसे ज़्यादा, गोवा का सबसे कम, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का और दमन दीव का सबसे कम। तो यहाँ पे 75 से 16.6 जो मैंने आपको भी मैप में बताया था वो कैसे आया आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बता देती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा भारत है, तो भारत की जो क्षेत्रफल है ना वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरी पृथ्वी पे बात करें, पृथ्वी पे जितने स्थलीय भाग हैं उनका ये 2.43% है। और स्थल के भाग से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो भारत है पूरे विश्व में 7वें पोजीशन पे है, 7th रैंक है। और जनसंख्या के लिहाज से हमारा भारत 2nd पोजीशन पे है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और 7th पोजीशन क्या हुआ, एरिया के अकॉर्डिंग। अगर एरिया में इसका स्थान 7वां है तो कहने का तात्पर्य है कि 6 देश ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला है रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है चीन जो कि पॉपुलेशन में पहले स्थान पे है, और चौथा है आपका अमेरिका, संयुक्त अमेरिका, पांचवा आपका आता है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां मैंने आपको बताया हमारा प्यारा भारत। तो इसको याद करने का ट्रिक है रुक चीन, अब बोल सकते हैं रुक चीन, तो रूस कनाडा चीन हो जाएगा, रुक चीन, फिर क्या हो जाएगा एबी, अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया भारत। ये आप ट्रिक से कर सकते हो, रुक चीन एबी। ऐसे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी और भी ट्रिक हैं जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ताकि चीज़ें आपको याद रहे। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हमारे भारत के 9 पड़ोसी देश हैं टोटल, 7 के साथ स्थलीय सीमा और 2 के साथ जलीय सीमा हमारी भारत साझा करती है। तो स्थलीय सीमा किनके साथ लगाती है, चलिए देखते हैं। तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। इन 7 के साथ हमारी भारत स्थलीय सीमा साझा करती है। और बचे 2, कौन कौन,
पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव के साथ तटीय सीमा। तो कितने हो गए? 7 और 2 टोटल 9 पड़ोसी राज्य हैं हमारे। 7 के साथ स्थलीय सीमा और 2 के साथ जलीय सीमा हमारी भारत साझा करती है। सबसे ज़्यादा सीमा ये बांग्लादेश के साथ टोटल कितना? 4097.7 किलोमीटर जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा भारत शेयर करती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बताया था? 32,87,263 किलोमीटर में स्क्वायर। और अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। चलिए ये तीनों तो सही है, लेकिन बोलता है भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जो कि गलत है। भारत में राज्यों की संख्या रिसेंट में वर्तमान में 28 है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन सा है हमारा? सबसे पूर्वी हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम गुजरात। तो यहाँ पूर्वी असम को बोल रहा है, पश्चिम राजस्थान को, जो कि गलत है। इसमें पूर्व अरुणाचल प्रदेश को और राजस्थान को पश्चिमी बोल रहा है, ये भी गलत है। और अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वी राज्य होगा, लेकिन क्या राजस्थान पश्चिमी राज्य है? नहीं, गुजरात है। ये है असम और गुजरात का पेयर, ये भी गलत है। डी नंबर देखिए, सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। तो ये हमारा सही है। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कर्क रेखा क्या है, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत का मानक समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं, वो अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको हम समझाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।